भास्कर मैंसन में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। पंडित जी ने आदित्य और सृष्टि को एक दूसरे के गले में वरमाला डालने के लिए कहा। सृष्टि की हालत पहले से ही खराब थी। उसके पैरों में चोट थी और उसका पूरा शरीर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। वह खुद को खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आदित्य को उसकी इस दर्दनाक स्थिति पर जरा भी तरस नहीं आया था। उसने ठंडे दिल से वरमाला उठाई और सृष्टि की ओर देखते हुए सख्त लहजे में कहा, चलो चुपचाप से खड़ी हो जाओ मेरी प्यारी सी दुल्हन। उसकी कही हुई बात को सुनकर सृष्टि ने दर्द से भरी आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन आदित्य की आंखों में सिर्फ क्रूरता और एक शैतानी मुस्कान थी। आदित्य ने फिर उसे एक और इशारा किया। सृष्टि ने सर घुमाकर देखा तो कोयल को फोन पकड़े हुए पाया और फोन की स्क्रीन पर वही आदमी था जो कि उसकी दादी के पास खड़ा हुआ था। इस दृश्य ने सृष्टि को और भी तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सृष्टि ने खुद को खड़ा करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। वह जमीन से अपने पैरों पर खड़ी हो नहीं हो पाई थी और उसका एक पैर इतनी बुरी तरीके से घायल था कि वह उस पर वजन भी नहीं डाल सकती थी। जैसे वह एक पैर पर ही खड़ी हो गई थी, जिससे उसने बड़ी मुश्किल से वरमाला उठाई और पंडित जी के कहने पर आदित्य के गले में माला डालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य उसे इतनी आसानी से वरमाला कैसे डालने देता। सृष्टि जैसे ही उसके गले में वरमाला डालने वाली थी, वह एकदम से पीछे हट गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़े आराम से प्यार से डालो ना। उसकी बात को सुनकर सृष्टि गुस्से से भर गई थी। उसका मन कर रहा था कि वह उसे जान से मार दे। कि लड़का था कि उसे दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों पैरों को जमीन पर रखा और उसने जैसे तैसे आदित्य के गले में बरमाला डाल दी थी, लेकिन इस चक्कर में वापस से जमीन पर जा गिरी थी और उसके मुंह से एकदम से दर्द भरी आह निकली थी, जिस पर वहां पर सभी लोग मुस्कुरा दिए। वहीं यह देखकर पंडित जी को सृष्टि के ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा था, लेकिन वह भी मजबूर थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहीं आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी कमजोर हो क्या, जो इतने से दर्द में खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। पता नहीं जब तुम्हारे साथ सेक्स करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। उसके मुंह से इतनी बेशर्मी से भरी बात को सुनकर सृष्टि का मन हुआ कि वह खुद को ही मार ले। वह इस बेइज्जती से तो बच जाएगी, लेकिन उसके हाथ में अगर खुद को जान होती तो वह खुशी खुशी दे देती। उसके हाथों में तो उसकी दादी माँ की जान थी और वह उन्हें कुछ भी कैसे होने दे सकती थी, जिस वजह से उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वापस बड़ी मुश्किल से काफी दर्द में कराहते हुए वापस से खड़ी हो गई। जिस पर आदित्य काफी देर तक उसे ऐसे ही खड़ा रखना चाहता था। वह जानता था कि सृष्टि को खड़े रहने में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वह उसे दर्द में देखना चाहता था। लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर उसे थोड़ा तरस भी आ रहा था और जल्द जल्द उसके साथ सेक्स करना चाहता था। इसीलिए उसने भी वरमाला उठाई और सृष्टि के गले में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह उसके गले में डालना चाह रहा था, अचानक ही वहां का बड़ा सा दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। वह आवाज इतनी तेज थी कि सभी का ध्यान उसी तरफ चला गया था। सृष्टि जो पहले से ही दर्द से कराह रही थी, इस जोर से चौंक गई और उसने अपनी जगह पर खड़ी ही नहीं रह सकी। उसकी ताकत जवाब दे गई थी और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर वापस से गिर पड़ी थी। अचानक से गिरने की वजह से उसका पूरा पैर मुड़ चुका था, जिस वजह से उसे चोट लगी थी। उस पर ही अचानक से उसे मोच भी आ गई थी, जिस वजह से उसका दर्द दुगना हो गया और उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे थे। उसने जल्दी से अपने पैर को पकड़ लिया और आदित्य ने पहले एक नजर सृष्टि पर डाली, जो कि दर्द और निराशा से जमीन पर खड़ी हुई थी, और फिर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से कुछ लोग अंदर की तरफ घुसे चले आ रहे थे, काले कपड़ों में पूरी तरीके से प्रशिक्षित और बेहद सख्त नजर वाले बॉडीगार्ड्स। उनकी एंट्री ने सभी को जैसे स्तब्ध कर दिया था। उन्हें देखते ही आदित्य की बॉडीगार्ड फौरन अलर्ट हो गए थे, लेकिन उन लोगों ने इतनी तेजी से मूव किया कि वे कुछ लोग समझ भी पाते उससे पहले ही अंदर आए हुए बॉडीगार्ड्स ने सबके माथे पर पिस्तौल तान दी थी। बॉडीगार्ड्स की अचानक एंट्री मानो किसी तूफान की तरह थी, जिसने वहां पर मौजूद हर शख्स को जैसे हिलाकर रख दिया था। उसने माथे पर गन को देखकर कोयल का चेहरा भय से सफेद हो गया था।
वहीं कुणाल और नैना का भी यही हाल था। यह सब देखकर आदित्य की आंखों में गुस्से और अनिश्चय का मिश्रण था। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस स्थिति में उसकी आवाज मानो हलक में ही अटक सी गई थी। आए हुए सभी बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर काफी ज्यादा सपाट और एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशन थे, और वह सभी किसी बॉडीगार्ड रोबोट की तरह थे जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो, जिसके दिल में कोई भी फीलिंग्स ना हो। किसी ने कुछ नहीं कहा और वह बस चुप रहे थे। लेकिन आदित्य चुप नहीं रहा। उसने गुस्से के साथ कहा, कौन हो तुम लोग? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन फिर भी वहां पर किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। तभी वहां पर सभी के कानों में किसी के जूते के चलने की आवाज आने लगी, जिस वजह से सभी ने वापस से दरवाजे की तरफ देखा, जहां से ऋषि किसी राजा की तरह अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए अंदर की तरफ चला आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और गुस्से से लाल था। वह इस वक्त किसी नर के देवता की तरह लग रहा था, जिसकी आंखों में अगर कोई भी इस वक्त देख ले तो उसे अपनी मौत ही दिखाई देगी। उसका गोरा ऑरा इतना ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी उस ऑरा को महसूस करके डर सकता था। उसने अपनी ठंडी नज़रों को पूरे हॉल में दौड़ाया, और फिर उसकी नज़रों को एक जगह पर जाकर ठहर सी गई थी, जहाँ पर सृष्टि अपने हाथों में अपने पैर को लिए हुए आंसू बहा रही थी। उसे देखते ही उसका चेहरा और भी ज़्यादा डार्क हो गया था। उसने वहां पर सभी की हैरानी को इग्नोर किया और अपने कदम सृष्टि की तरफ बढ़ा दिए। वहीं सृष्टि, जो कि अपने पैर को अपने हाथों से के लिए हुई हुई थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ ही चला आ रहा था, जिस वजह से उसने अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखा तो सामने ऋषि को देखकर अचानक से वह काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में वह ऋषि ही था। वह उसके पीछे चल रहा असिस्टेंट ने जब सृष्टि की ऐसी हालत देखी तो वह हैरान हो गया। वह इस बात को जानता था कि वह पलक की दोस्त थी, जिस वजह से वह और भी ज्यादा हैरान था। और साथ ही उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी कि उसके बॉस आखिरकार उसे बचाने के लिए यहाँ क्यों आए थे। वहीं उस अनजान लड़के को देखकर आदित्य कुछ कहना चाहता था कि विवान ने अपनी गन को उनके ऊपर ही तान दिया था। वहीं ऋषि ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। उसकी नजरें शुरुआत से लेकर अंत तक सृष्टि के ऊपर ही जमी हुई थी। वहां का पूरा माहौल एक पल में जैसे किसी जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। खासकर मैंसन में अचानक आई हुई इस अनजान शख्सियत ने सभी को मानो अचंभे में डाल दिया था। आदित्य, कोयल, कुणाल और नैना जी सभी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लड़का है कौन। मुंबई में ऋषि ओबरॉय के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, और उसकी पहचान हमेशा ही मिस्टीरियस रही थी। वह पब्लिक इवेंट्स में दिखना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, और रही वजह थी कि उसकी असली पहचान को लेकर हर कोई अनजान था। कोई भी नहीं चाहता था कि आखिरकार ऋषि ओबरॉय कैसा है या फिर कैसा दिखता है, बल्कि कौन है, और किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। जिस वजह से आदित्य यही सोचा था कि आखिरकार ये लड़का है कौन। लेकिन अपने ऊपर तनी हुई पिस्तौल को कारण वह कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। कोयल, जो आमतौर पर खुद को सबसे आकर्षक और स्मार्ट समझती थी, ऋषि को देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसकी आंखें जैसे ऋषि को देखकर मानो बाहर निकलने वाली थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना ज्यादा हैंडसम और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लड़का इस दुनिया में मौजूद भी हो सकता है। वह आज तक जिस लड़कों से मिली थी ना, वह उन सभी लड़कों की तुलना इस आगे खड़े हुए लड़के से नहीं की जा सकती थी। उन्हें देखकर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह ऋषि की तरफ टकटकी लगाए हुए देखती रही, लेकिन जब उसने देखा कि ऋषि ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा है, तो सीधे सृष्टि की ओर ही बढ़ रहा है, तो उसके दिल में मानो एक अनकहे गुस्से और तूफान ने खेल लिया था। उसे अब जैसे सृष्टि से ही नफरत होने लगी थी। उसके दिल में नफरत की लहर दौड़ती जा रही थी। उसे ये महसूस हुआ जैसे उसने अपनी महत्वता खो दी हो, और ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूरे हॉल में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एक शब्द भी बोले या कोई हलचल करे। हर कोई सांस रोककर इस नए नाट्यक्रम का हिस्सा बन गया था। ऋषि धीरे धीरे सृष्टि के पास पहुंचा, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। उसने सृष्टि को ऊपर से नीचे तक देखा,
उसकी चोटों को गौर से देखा और उसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ उठी। उसकी आंखों में डार्कनेस भर आई थी, मानो वह किसी को मार डालने का इरादा रखता हो। लेकिन सृष्टि के सामने उसने अपने इस गुस्से को जाहिर करके उसे और डराना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अपने गुस्से को दबाते हुए बेहद शांत और प्यार भरी आवाज में कहा, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ मुझे। ऋषि की आवाज मानो किसी मीठी धुन की तरह थी, जो सृष्टि के दिल की गहराइयों में किसी शहद की तरह नीचे घुलती जा रही थी। लेकिन सृष्टि अब तक विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सब कुछ हकीकत में हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि वह कोई सपना देख रही हो और इस सपने में ऋषि का एक फरिश्ता बनकर उसकी मदद के लिए आया हो। उसकी आंखें बस ऋषि के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, मानो वह हर पल यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि ये सब सच है। ऋषि सृष्टि की आंखों में आंसू थे, उसे अभी भी वही दर्द हो रहा था। जब ऋषि ने देखा कि वह कुछ भी नहीं बोल रही है और उसे देखे जा रही है, तो उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और फिर बड़े ही प्यार से उसके चेहरे पर पड़े हुए आंसुओं को बहुत ही नरमी से पूछा और उसकी आंखों में झांकते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। उसकी कही हुई बात पता नहीं क्यों, लेकिन एक जादू सा था। सृष्टि का सर खुद ब खुद अपने आप ही उसकी बात सुनकर हाँ में हिल गया था। लेकिन उसके शब्द कहीं गुम से हो गए थे। उसके दिल में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब शायद उसे ऋषि के इसी एक वाक्य से मिल गए थे। ये सपना नहीं था, ये सच में हकीकत थी और वह सच में ऋषि था और वह उसके लिए ही यहाँ पर आया था। यह सोचते ही उसने जो अपने आंसू की सैलाब को रोक रखा था, अचानक से वह किसी झरने की तरह बहने लगे थे। वह जल्दी से ऋषि की गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरीके से रोते हुए देखकर ऋषि ने कुछ भी नहीं कहा और वह बस उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरता रहा और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा था। वह उसे जी भर कर रोने देना चाहता था, साथ ही वह उसके दर्द की वजह से ऋषि ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वहीं सभी ने जैसे ये सीन देखा और सृष्टि को उस अनजान लड़के को गले लगाते देखा, तो सभी लोग अचानक से शॉक हो गए थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये लड़का सृष्टि को जानता था और यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ रहा था, जिस वजह से सभी के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई थी और सभी लोग किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी अपनी जगह पर ही मानो जम से गए थे। ऋषि को अपने सामने देखकर सृष्टि को मानो भरोसा नहीं हुआ था, जिस वजह से उसकी उम्मीद जो पूरी तरीके से टूट गई थी ना, अचानक से उसकी आंखों में वापस आ गई थी। जिस वजह से उसने जो दर्द को इतनी देर से रोक कर अपने अंदर रखा हुआ था, अचानक से वह दर्द पानी की तरह सैलाब की तरह बहने लगा था और वह ऋषि के सीने से लगकर किसी बच्चों की तरह रोने से लगी थी। उसे दर्द में रोते देखकर ऋषि को अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वह उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी सृष्टि, मुझे माफ कर दो, मैंने आने में शायद थोड़ी सी देर कर दी, मुझे पहले ही आ जाने चाहिए थे, आई एम रियली सॉरी। उसकी आवाज में गिल्ट और दर्द साफ था, लेकिन उसकी यह बात को सुनकर सृष्टि ने और भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया था। यह देखकर ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कैसे उसे संभाले और चुप कराए। वह परेशान हो गया था उसके रोने की वजह से। वही सृष्टि ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हें पता है मैं क्या महसूस कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मर जाऊंगी, लेकिन तुमने आकर मुझे बचा लिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यह बोलते हुए वह और भी रोने लगी थी। यह सुनकर ऋषि, जो कि परेशान था, अचानक से उसका दिल वोम भस से भर गया था। खुशी की एक लहर उसके दिल में दौड़ गई थी। वहीं सृष्टि लंबे समय तक ऋषि की बाहों में रोती रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी सिसकियां मानो शांत हो गईं। उसकी आंखों में थकावट और दर्द के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। शांत होने के बाद वह थोड़ी सी दूर हट गई, लेकिन उसका चेहरा अब भी शर्मिंदगी और अपराध बोध से झुका हुआ था। तभी उसकी नजरें ऋषि के ब्लेजर पर पड़ी, जो कि उसके रोने से और उसके चेहरे पर लगे हुए मेकअप से खराब हो गया था, जिस वजह से उसने परेशानी के साथ कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा ये ब्लेजर खराब हो गया। जब ऋषि ने देखा कि वह किस लिए इतना परेशान हो रही है, तो उसने जल्दी से कहा, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है।
जिस पर सृष्टि अपना सिर झुकाए अपने दांतों को तले अपने होठों को काट रही थी। उसके इस हरकत पर ऋषि को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं सभी लोग इस सीन को देखकर जम से गए खड़े हुए थे और कोई भी होश में नहीं आया था। हॉल पूरे से अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था, जैसे चारों ओर एक शांत शोर थम सा गया हो। अगर वहां कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। सृष्टि की नजरें अब भी जमीन पर थी। उसकी आंखों में वो सारे सवाल और बेचैनी थी जो उसे घेर रही थी। उसके होंठ हिले लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकल सके। उसकी हालत देखकर ऋषि को साफ समझ आ रहा था कि वो कितनी परेशान और शर्मिंदा थी। उसने धीरे से सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? ऋषि के इस सवाल ने सृष्टि को जैसे अचानक से उसकी सारी यादें ताजा करती थी। उसे याद आया कि उसने ऋषि को क्यों मैसेज किया था। ये याद आते ही वह और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। उसके गालों पर हल्की लालिमा दौड़ गई और वह और भी ज्यादा अपने आप में सिमट गई थी। ऋषि उसकी हर एक हलचल को बारीकी से देख रहा था और उसकी खामोशी को मानो समझने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ने थोड़ी देर तक सृष्टि के जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब उसे कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने ठहरते हुए कहा, सृष्टि, मुझसे शादी करोगी? ऋषि के इस सवाल ने सृष्टि को जैसे झकझोर कर रख दिया था। उसने तेजी से ऋषि की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। ऋषि का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसमें मजाक का कोई भी अंश नहीं था। उसकी आवाज में गहराई और दृढ़ता थी, मानो वह पूरे दिल से ये बात कह रहा हो। वहीं कमरे के कोने में खड़े आदित्य की आंखें गुस्से से जल उठी थी। वह काफी देर तक खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी सहनशील शक्ति मानो जवाब दे गई थी। उसकी आवाज में क्रोध और अधिकार का एहसास साफ झलक रहा था, जिससे उसने गुस्से के साथ कहा, कौन हो तुम? ना जान ना पहचान और मेरी बीवी, फिर ये पूछने का हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के सामने ऐसी बात करने की? वह मेरी बीवी है और तू जानता नहीं है कि आखिरकार मैं कौन हूँ? उसकी शादी आज मुझसे होने वाली है। तू है कौन? हाँ? आदित्य की इस अचानक से भड़कती हुई आवाज ने कमरे के माहौल को और भी भारी बना दिया था। सृष्टि और ऋषि दोनों की नजरें अब आदित्य की तरफ मुड़ गई थी। आदित्य के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई थी और उसकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। उसका शरीर तनाव से कांप रहा था, मानो वह खुद को नियंत्रित करने की संघर्ष कर रहा हो। लेकिन उसके इस बेवकूफी भरे सवाल ने उसके बगल में खड़ी कोयल उसे उपहास भरी नजरों से देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, क्या ये बेवकूफ है जो इतने सारे एक्सपर्ट और हाईली ट्रेंड बॉडीगार्ड्स को देखकर भी उससे सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है कि आखिरकार वो इंसान कौन है? जो इंसान बिना डरे किसी के यहाँ तक इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आकर उन्हें बंदी बना सकता है, तो जरूर वह कोई पावरफुल ही होगा ना। लेकिन कौन है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इस कमीनी सृष्टि की इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है कि ये इंसान इसे बचाने आया है? आखिर क्या जादू किया है इस चुड़ैल ने उस पर, हाँ, जिससे उसकी नजरें कहीं और जा ही नहीं रही हैं। यही बातें उसे गुस्से से पागल कर रही थी। वह उसे गुस्से से दिला रही थी कि आखिर इतना हैंडसम और पावरफुल बंदे को इस स्त्री जैसी लड़की में क्या पसंद आया होगा, हाँ? लेकिन वह कोई सवाल भी तो नहीं कर सकती थी ना। वहीं ऋषि को आदित्य का इस तरह बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, होने वाली थी, बट अब ये लड़की तो कभी भी तुम्हारी बीवी नहीं होगी, क्योंकि आज से अभी से ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी। समझ गए? उसकी आंखों में सृष्टि के लिए जुनून था। वहीं उसके मुंह से ये सुनकर आदित्य काफी ज्यादा गुस्से से भर गया था। उसने गुस्से के साथ कहा, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझ में आया? तुझे तो समझता, तू समझता क्या है खुद को, हाँ? कहीं से आकर उसे बचाने को बोलेगा और मैं मान जाऊंगा, हाँ? उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि का गुस्सा जैसे बढ़ने लगा था। उसके चेहरे पर उभरते गुस्से को देखकर विवान ने भी महसूस किया कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। हालांकि विवान भी अपनी बॉस की बात को सुनकर हैरान था, लेकिन जैसे ही उसने ऋषि की तीखी नजरें खुद पर महसूस की, वह तुरंत अपने होश में आ गया था। अगले ही पल विवान ने अपनी पूरी ताकत से आदित्य की नाक पर एक जोरदार पंच मारा। आदित्य का चेहरा
अचानक से गुस्से की वजह से भर गया था, उसकी नाक से खून आने लगा था। उसने तुरंत अपना मुंह पकड़ लिया और दर्द और हैरानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विवान ने कोई भी मौका गंवाए बिना आदित्य को वापस खड़ा किया और उसकी कनपटी पर गन रखते हुए सख्त आवाज में कहा, अपना मुंह बंद कर। अगर एक और शब्द निकाला ना तो इस गन के ट्रिगर को दबाने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा, समझ में आया? विवान की इस धमकी को सुनकर आदित्य का गुस्सा और दर्द आपस में घुलने लगे थे। उसने विवान की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ कर सके। वह विवान के सामने बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। इसी बीच ऋषि ने सृष्टि की ओर देखा और सीरियस होकर कहा, सृष्टि, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हारी दादी और तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं वैसे भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए या फिर तुम्हारे ऊपर अपना हक जमाए, इसीलिए मैं बस तुम्हें हक से अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, जिससे फिर कोई भी तुम्हें परेशान करने से पहले भी हजार बार सोचे। यह लाइन बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी और उसने अपनी टेढ़ी नजरों से कुणाल भास्कर के ऊपर डाला। उनकी नजरों को अपने ऊपर फील करके कुणाल के तो मानो पसीने ही छूटने लगे थे। सेठी जब से उस हॉल में आया था तब से वह हक्का बक्का खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़का है कौन और ये सृष्टि को कैसे जानता है। लेकिन वह इतना तो अच्छे से जानता था कि ये जो भी है काफी ज्यादा पावरफुल और उससे पंगा लेना उसकी बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से उसने अपने मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं की थी। वहीं ऋषि की कही हुई बातों को सृष्टि के दिल ने मानो छू लिया था, जिससे उसने अपनी आंखें आंसू से भर आई थी। सृष्टि की अब समझ आ रहा था कि ऋषि उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन ये भी सच था कि उसने भी ऋषि को यहाँ पर इसीलिए ही बुलाया था, जिस वजह से उसकी कही हुई बात को सुनकर उसकी भावनाएं मानो बेकाबू हो गई थी। उसने तेजी से रोते हुए अपना सिर हिला दिया था, मानो अपनी सहमति दे रही हो। सृष्टि की हाँ सुनते ही ऋषि की आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई थी। उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठी थी। उसने तुरंत पंडित जी की तरफ मुड़कर कहा, पंडित जी चलिए हमारी शादी की विधि शुरू करिए। पंडित जी ने जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहे थे जल्दी से अपने काम में लग गए। वह ऋषि को देखकर सबकी तरह ही डरे हुए थे। उन्होंने अपने मन में कहा, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर खड़ा हुआ था। सुबह से कोई ना कोई मेरे ऊपर अपनी दादागिरी दिखाई ही जा रहा है। लेकिन ये बोलने की पंडित जी की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी। उन्होंने शादी के मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था। वहीं यह देखकर आदित्य काफी ज्यादा गुस्से से भर गया था, लेकिन वह कुछ भी बोलने के लायक नहीं था। काफी देर तक मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उन दोनों की पंडित जी ने वरमाला डालने के लिए कहा। उसकी नजरें बस ऋषि के ऊपर टिकी हुई थी। ऋषि ने धीरे से सृष्टि की गले में वरमाला डाली और सृष्टि ने भी प्यार से उसे देखा और फिर उसने ऋषि के गले में वरमाला डाल दी थी। पंडित जी ने फिर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। विवाह की रस्में आगे बढ़ने लगी थी। काफी देर तक रस्में चलने के बाद पंडित जी ने दोनों को फेरे लेने के लिए खड़े होने को कहा। ऋषि काफी शान से खड़ा हो गया, लेकिन जब उसने सृष्टि की तरफ देखा तो वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे इस तरीके से तकलीफ में देखकर रिद्धि ने जल्दी से उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें आखिर किस बात की इतनी जल्दी? हाँ, चुपचाप से बैठी रहो। ऋषि की यह बात सुनकर सृष्टि की आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऋषि आखिर क्या कहना चाह रहा था। उसे अगर फेरे लेने हैं तो खड़ा तो होना ही होगा ना। वहां पर हर किसी की नजरें भी उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। तभी ऋषि ने बिना कोई और समय गवाए उसने अपने पतले और लंबे हाथ सृष्टि की कमर की तरफ बढ़ाए और बिना कुछ सोचे बिना एक झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये सब इतना ज्यादा अचानक हुआ था कि सृष्टि की बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थी। उसने हैरान होकर ऋषि के चेहरे की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। ऋषि के चेहरे पर सृष्टि के लिए बेसुमार प्यार साफ दिखाई दे रहा था। ऋषि ने सृष्टि की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, मेरी गोद में लेने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और फिर पंडित जी की तरफ देखते कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या पंडित जी? ऋषि की आवाज में एक
खास दृढ़ता थी जो पंडित जी को डराने के लिए काफी थी। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे फेरी ले सकते हैं। और फिर उसने अपने मन में कहा, आप लोगों को जैसे करना है जल्दी करो, बस मुझे यहाँ से जान बख्श दो मेरी, बाकी मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पंडित जी की बात को सुनकर ऋषि के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई थी और सृष्टि ने भी राहत महसूस की थी। पंडित जी ने भी इससे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था और इसी सृष्टि को अपनी गोद में उठाए हुए ही अग्नि के चारों ओर फेरे लेने लगा था। चारों की नजरें एक दूसरे की आंखों में थी, जैसे सारी दुनिया मानो खोसी गई हो और उनकी आंखों में ही समा गई हो। ऋषि की बाहों में सृष्टि ने एक अनोखी सुरक्षा और प्यार महसूस किया, जो शायद उसने पहले कभी नहीं किया था। उन दोनों के लिए यह पल सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी, जिसे वे एक दूसरे की आंखों में देख पा रहे थे। ऋषि ने फेरी लेते हुए प्यार से कहा, मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कभी भी एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, और ना ही तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू। ये मेरा वादा है। उसकी कही हुई बात को सुनकर सृष्टि की आंखें वापस से मानो नम हो गई थी। क्या होगा आगे? क्या ऋषि आदित्य को ऐसे ही छोड़ देगा? क्या होगा जब दोनों की शादी के बारे में उनकी फैमिली को पता चलेगा? दोनों की शादी पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हो गई थी। जैसे ही रस्म समाप्त हुई, ऋषि और सृष्टि एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। ऋषि के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, वहीं सृष्टि भी उसे टकटकी लगाए हुए देखे जा रही थी। लेकिन अचानक से सृष्टि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और वह धीरे धीरे बेहोश होकर नीचे गिरने लगी थी। ऋषि ने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। सृष्टि को इस हालत में देखकर ऋषि के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वह तुरंत सृष्टि की गालों को थपथपाते बोला, सृष्टि, सृष्टि। लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। ऋषि ने सृष्टि को अपनी गोद में उठाया और जल्दी से बाहर की तरफ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बिना समय गंवाए वह उसे लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़ा था। वहीं हॉल में विमान ने गुस्से से वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ घूरते हुए कहा, आज के बाद तुम में से कोई भी सृष्टि मैडम के आस पास भी नजर नहीं आना चाहिए। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि बॉस ने तुम सभी को छोड़ दिया है। अगर तुम लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो पता नहीं क्या होगा। तुम सबका समझ में आया? और फिर उसने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया और उसके हाथ में एक सूटकेस था। उसने उस सूटकेस को कुणाल भास्कर के आगे रखकर खोल दिया। जब कुणाल भास्कर ने उस पर सूटकेस में रखे पैसों पर पड़ी तो अचानक से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वह पूरा सूटकेस पैरों से भरा हुआ था। उनकी जैसी नजरों को देखकर विवान मुस्कुराया और फिर उसने सभी को वहां से चलने का इशारा किया और सभी लोग वहां से निकल गए थे। लेकिन आदित्य अभी भी वहीं जैसे सदमे में खड़ा हुआ था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वह कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के वीआईपी वार्ड में रोहन ने सृष्टि की दादी को अगले वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था और सृष्टि का बगल वाले वार्ड में चेकअप डॉक्टर कर रहे थे। सृष्टि इस वक्त बेहोशी की हालत में थी। वार्ड के बाहर ऋषि बेचैन होकर इधर से उधर टहल रहा था। उसके पास खड़ा रोहन सृष्टि को देखकर काफी ज्यादा परेशान था कि ये लड़की कौन है और ऋषि इसके लिए इतना परेशान क्यों है। हालांकि ऋषि के चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर रोहन समझ गया कि इस वक्त कुछ भी पूछना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए चुपचाप से साइड में खड़ा होकर ऋषि को इधर से उधर टहलते हुए देखता रहा। ऋषि की बेचैनी मानो बढ़ती जा रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी माँ के गुस्से से भरी आवाज आई, ऋषि, तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ पर तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा था ना आज कोई भी काम मत करना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आखिरकार तुम कहाँ हो? और सृष्टि कहाँ है? वह कहीं भी मिल नहीं रही है। पलक उसके लिए बहुत परेशान है। उसका फोन भी बंद आ रहा है और घर में फोन लगाने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अपनी माँ के मुंह से सृष्टि का नाम सुनते ही ऋषि ने वार्ड के दरवाजे की ओर देखा जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं अस्पताल में हूँ माँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सृष्टि की तबीयत खराब है। ऋषि की बात सुनकर उसकी माँ की आवाज में हैरानी और घबराहट झलक रही थी। तुम दोनों हॉस्पिटल में हो? क्या हुआ है? तुम सही तो हो ना? और सृष्टि?
उसे क्या हुआ? किस वक्त हॉस्पिटल में हो तुम? बताओ मुझे, हम अभी वहीं आ रहे हैं। ऋषि ने उन्हें हॉस्पिटल का पता बता दिया था और फोन काट दिया था, और फिर वह सृष्टि की चिंता में डूब गया था, जो अब भी बेहोशी की हालत में डॉक्टरी की निगरानी में थी। वहीं दूसरी तरफ पलक और अविनाश की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई थी और अब विदाई का समय आ गया था। जैसे ही विदाई की तैयारी शुरू हुई, रजत का चेहरा अचानक से चिंता से भर गया था, क्योंकि उसने सृष्टि को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। कई बार उसे कॉल किया था, लेकिन सृष्टि का फोन बंद आ रहा था। ये देख रजत की बेचैनी मानो बढ़ती जा रही थी। वह अपनी इस चिंता को पलक के साथ साझा करने से खुद को रोक नहीं पाया था। जैसे ही पलक को ये बात पता चली, उसकी खुशी अचानक से चिंता में बदल गई थी। वह भी सृष्टि को ढूंढने में लग गई, लेकिन सृष्टि का तो कहीं भी कोई अता पता ही नहीं था। जब यह बात बाकी लोगों को पता चली, तो वे लोग भी बेचैन हो गए थे, खासकर सारा, जो ऋषि को ढूंढ रही थी। जब उसे पता चला कि ऋषि और सृष्टि दोनों ही गायब हैं, तो वह भी परेशान हो गई थी। और जब उसे ऋषि का पता चला कि वह दोनों हॉस्पिटल में हैं, तो उन्होंने जल्दी से जाकर इस खबर के बारे में सभी को बता दिया था। यह सुनकर सभी का दिल जैसे डूबने लगा था। विदाई और खुशी का माहौल अचानक से तनाव और चिंता में बदल गए थे। सभी लोग घबरा गए थे। वे सभी जल्दी जल्दी से अस्पताल पहुंचने के लिए निकल पड़े, लेकिन वे शहर से काफी दूर थे, इसलिए हॉस्पिटल पहुंचने में उन्हें 1 घंटे का समय लग गया था। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे, तो देखा कि ऋषि पहले से ही डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर सृष्टि की रिपोर्ट के बारे में बताते हुए ऋषि से कह रहे थे, वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैंने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, इसीलिए ये सुबह तक तो होश आ जाएंगे, लेकिन उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वह मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है और उनके पैरों की चोट भी थोड़ी सी गंभीर है, इसीलिए पूरी सावधानी बरतनी होगी। वो ज़्यादा देर तक चल फिर नहीं सकती है, इसीलिए ध्यान रहे कि वो रेस्ट ही करे। डॉक्टर की बात सुनते ही ऋषि के चेहरे पर चिंता के साथ साथ थोड़ी राहत भी नजर आ रही थी। पलक, अविनाश और बाकी सभी लोग जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। पलक की आंखों में सृष्टि के लिए चिंता साफ झलक रही थी। अस्पताल का वातावरण अब गंभीरता से भर गया था। सृष्टि की हालत देख ऋषि के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लेकिन उसने डॉक्टर की सारी बातों को ध्यान से सुना था। तभी अचानक पलक और रजत जल्दी से भागती हुई सृष्टि के पास आए। पलक ने डॉक्टर के पास पहुंचते ही घबराई आवाज में बोली, डॉक्टर, मेरी बहन, उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? कहीं कुछ ज्यादा गंभीर तो नहीं है ना? उनकी बात को सुनकर डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। उसे ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि उन्हें पूरी चोट ठीक करने में 1 हफ्ते का समय लगे। डॉक्टर की बात सुनकर पलक ने तुरंत ऋषि की तरफ देखा और चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ था सृष्टि के साथ? वो अचानक से हंसती खेलती से ऐसे अस्पताल कैसे पहुंच गई? हाँ, बताओ मुझे, आखिरकार क्या हुआ था उसके साथ? कैसे ऐसे कैसे हो गया? हाँ, ये सब। वहीं रजत ने तेजी से दरवाजे के शीशे से अंदर झांका, जहां सृष्टि शादी के लहंगे में बेड पर पड़ी हुई थी। उसे शादी के लहंगे में देखकर अचानक से रजत के कदम मानो दरवाजे पर ही रह गए थे। उसे देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में एक पल के लिए थम सा गया था। उसकी आंखें हैरानी और दिल में बेचैनी भर आई थी। साथ ही उसकी चोटों को देखकर उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। आखिर वह उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, और क्यों उसे अकेला छोड़ा? यही सोचकर उसे खुद पर मानो गुस्सा आने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसने तुरंत पलक का हाथ पकड़ा और उसे भी अंदर देखने के लिए कहा। जैसे ही पलक ने सृष्टि की हालत को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वह आबाक रह गई थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने सृष्टि की इस हालत को देखा था, तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और हैरानी छा गई थी। सारा ने सृष्टि की तरफ देखते हुए ऋषि से सवाल किया, ऋषि, ये क्या हो गया? हाँ, सृष्टि को ये चोटें कैसे आई? और वह शादी के जोड़े में क्या कर रही है? हर किसी की नजरों में यही सवाल थे, और वे जब सब जवाब के लिए ऋषि की तरफ देख रहे थे। पलक की आंखों में आंसू झलक पड़े और वह खुद को रोक नहीं पाई और वह रोने लगी। वहीं दिलीप जी और महक जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वहीं अविनाश ने पलक को तुरंत संभालते हुए कहा, पलक, शांत हो जाओ, सिस्टर ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे।
लेकिन पलक का गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ा था। उसने रोते हुए कहा, कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, देखो ना, उसे कितनी पट्टियां बंधी हुई हैं। वो बेहोश है, बेजान से पड़ी हुई है, और उसका चेहरा कितना सूजा हुआ है। आप ही बताइए, मैं कैसे शांत हो जाऊं? वहीं ऋषि ने पलक की ओर देखा। उसकी आंखों में भी चिंता और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके दिल में अभी भी गिल्ट हो रहा था कि वह अगर सृष्टि को पहले ही समझ जाता तो वह इसे इस तरह से चोट क्या एक खरोच भी नहीं आने देता। जिस वजह से उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, सारी मेरी गलती है। मैं सही समय पर उसे बचा नहीं पाया। ऋषि की कही हुई बात को सुनकर सभी लोग नासमझी से उसकी तरफ ही देखने लगे थे। वहीं पलक ने अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हारी गलती मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? बताओ मुझे, आखिर क्या हुआ था उसके साथ? जिस पर ऋषि कुछ कहता कि तभी रजत, जो कि सृष्टि को एकटक देखे जा रहा था, उसकी तेज नजरें उसके मंगलसूत्र पर जाकर टिक गई थी। और मंगलसूत्र को देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और एक ख्याल ने जैसे उसे डरा दिया था। उसने जल्दी से हड़बड़ाहट में थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या शादी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज को सुनकर सबकी नजरें भी उसकी तरफ ही मुड़ गई थी। वहीं पलक ने जल्दी से रजत को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? शादी? किसकी शादी? जिस पर रजत ने सृष्टि की तरफ इशारा करते कहा, उसके गले में मंगलसूत्र है। और जैसे ही उसकी बात को सभी ने सुना तो सभी ने साथ सृष्टि की तरफ देखा। तो सच में उसके गले में मंगलसूत्र था, जिसे देखकर सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वहीं पलक भी काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। तभी ऋषि ने उन सभी को सब कुछ बताना शुरू किया। जिस दिन भाई और भाभी की सगाई हुई थी, उसी दिन सृष्टि की शादी का एक्स, एक्सीडेंट भी हो गया था। लेकिन वह शायद उनकी सगाई को मातम में नहीं बदलना चाहती थी, इसलिए उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। उसके पास अपनी दादी के ऑपरेशन के लिए कोई पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपने ही पिता के आगे हाथ पैर जोड़े। और जब जाकर कुणाल भास्कर ने उसके पास एक शर्त रख दी थी कि वह आदित्य से शादी करे। वही आदित्य, जो मुंबई का सबसे बड़ा प्ले बॉय था, सृष्टि के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वह भी शादी के लिए मान गई थी। मुझे ये सब पता नहीं था, लेकिन उस रात कुछ लड़के उसके साथ गलत करने वाले थे, तब मुझे उसने बताया था। और तब मुझे पता चला कि उसकी दादी इस वक्त हॉस्पिटल में है, और उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिस वजह से मैंने किसी को कुछ कहा नहीं था, और मुझे ये बात इतनी बड़ी भी नहीं लगी थी। लेकिन फिर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं उसे पूछना चाहता था कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन वह कुछ बताती ही नहीं थी। और आज उसकी शादी थी, जिस वजह से वह शादी के लिए निकल गई थी। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने लास्ट मोमेंट पर उसने मुझे मैसेज किया था, जिस वजह से मैं जल्दी से उसे मिलने के लिए निकला। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मुझे बुलाया था, तो वहाँ पर वह नहीं थी। जिस वजह से मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे ये सब पता चला कि सृष्टि की ये हालत आदित्य और उसके पिता कुणाल भास्कर ने की थी। वह उसके साथ जबरदस्ती शादी करवाने वाला था। लेकिन तभी मैं वहां पर पहुंच गया और ये सब रोक दिया था। और उसे सब चीज़ों से बचाने के लिए मैंने उससे शादी कर ली, और अब वह मेरी पत्नी है। लेकिन फिर वह अचानक से बेहोश हो गई और मैं उसे यहाँ ले आया। मुझे बस उसे उन सब चीज़ों से बचाना था, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। उसकी पूरी बात को जैसे ही वहां पर खड़े सभी लोगों ने सुना तो सभी का मुंह मानो खुला का खुला रह गया था। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या बोले। लेकिन रजत का ये सुनकर पता नहीं क्यों अचानक से चेहरा उदासी से भर गया था, और उसके दिल में एक तेज दर्द हुआ। लेकिन सारी बातों को जानने के बाद तो वह जल्दी से उसके दर्द को कोई देख ना पाए, इससे पीछे मुड़ गया था। वही सारी बातें जानने के बाद मेघना जी ने जल्दी से अपने पोते की तरफ प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल सही किया मेरा बच्चा, मुझे अपने पोते पर गर्व है। यह सुनकर ऋषि ने खुशी खुशी अपने चेहरे को नीचे कर लिया था। वही मोहन जी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, हाँ मेरे शेर, तूने बिल्कुल सही किया, वो बच्ची बहुत प्यारी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वही रागिनी ने भी जल्दी से खुशी से अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाभी, मेरी एंजल से शादी करने के लिए। मैं सच में उन्हें अपनी भाभी बनाना चाहती थी। आई लव यू ब्रो।
आप बेस्ट हैं। जिस पर ऋषि ने उसके सर को प्यार से थपथपाया। वहीं दिव्या भी रागनी की साइड लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, सच में मैं बहुत खुश हूँ। वहीं अभिमन्यु ने धीरे से सारा से कहा, तुम्हारी विश लो पूरी हो गई। जिस पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने प्यार से ऋषि को बालों पर हाथ फेर कर कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया ऋषि। मैं सच में सृष्टि को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। मुझे भी अब बच्ची बहुत प्यारी लगती है, बहुत पसंद है। जिस पर ऋषि ने प्यार से अपनी माँ के हाथ को चूमते कहा, फिर ये आंसू साफ करिए और खुश हो जाइए। जिस पर सारा ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे पगले, ये सच में खुशी की ही आंसू है। वहीं अविनाश भी खुश था। वहीं पलक बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सोच में डूब गई हो। वहीं ऋषि ने दिलीप जी और महक जी की तरफ देखा, जो अपनी आंखों में आंसुओं को लिए हुए ऋषि की तरफ देखे जा रहे थे। जिस पर ऋषि सारा से दूर हुआ और उनकी तरफ गया और फिर उसने सिर झुकाया और अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूँ अंकल आंटी, मैंने ये सब बिना बताए किया। और मैं ये भी जानता हूँ कि वह बिल्कुल आपकी बेटी की तरह ही है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था ये करने के अलावा। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपकी पूरी सहमति चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप खुद ही अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दें। और मैं वादा करता हूँ इसके ऊपर कभी भी एक आंच तक नहीं आने दूंगा। ये सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। दिलीप जी ने जल्दी से ऋषि के हाथों को पकड़ लिया और वह लोग बॉल के अंदर उन्होंने ऋषि के हाथ पर रखते हुए कहा, अंकल नहीं, आज से डैड बोलोगे और आज से मैं अपनी इस फूल सी बेटी को तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं खुद ही उसकी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन तुम तो उसे कुछ मत होने देना। सृष्टि बहुत नाजुक है, उसने बहुत कुछ सहा है। मैं उसे बस इतना चाहता हूँ कि वह हमेशा खुश रहे। और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं, बल्कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मेरी दोनों बेटियों के लिए ऐसे दामाद मिले। मेरी बेटी सच में बहुत ही ज़्यादा लगी है। यह से कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह काफ़ी प्राउड के साथ खड़े हुए थे। और फिर उन्होंने सृष्टि के बालों पर प्यार से हाथ फेरते कहा, ये बहुत नादान है, लेकिन बहुत मजबूत भी है। बहुत सी छोटी सी उम्र में इसने खुद को संभाला है और खुद कितने ही दर्द में हो, हमेशा बस मुस्कुराती रहती है। हर वक्त अपने में पहले सभी की खुशी देखती है। कभी भी मैंने उसके चेहरे पर दर्द की शिकन नहीं देखी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल से मुस्कुराए और जैसे उसे सभी अपनी लाइफ जीते हैं वैसे ही नॉर्मल लाइफ जिए। जिस पर ऋषि ने अपनी आंखों में जुनून के साथ कहा, डैड आप फिक्र मत कीजिए, देख लेना, आपको ये कभी भी उदास नहीं दिखेगी। मैं हमेशा ही इसकी केयर करूंगा और खुश रखूंगा। जिस पर दिलीप जी ने उसे देखकर मुस्कुराए। वहीं पास में महक जी ने बस चुपचाप सृष्टि की हालत पर आंसू बहा रही थी। जिस पर सारा ने उसके कंधे पर हाथ रख देकर, चिंता मत कीजिए, मैं उसे अपनी बहू ने कम अपनी बच्ची बनाकर रखूंगी। यह सुनकर वह रोने लगी थी और अपने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सो मच। जिस पर सारा ने नाराजगी से कहा, अरे थैंक यू, अब हम समझे बन चुके हैं, इस थैंक यू कैसा, हाँ आइए गले मिलिए। जिस पर सभी लोग खुश हो गए थे। वहीं यह सब देखकर रजत की आंखें आंसुओं से भर आई थी और वह वहां से अपने दर्द को छुपाने के लिए निकल गया था। वहीं पलक बोर्ड के बाहर नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। अविनाश भी उसके पास ही बैठा हुआ था और उसके कंधे को पकड़ते हुए प्यार से कहा, पलक उसे अंदर जाकर देखोगी नहीं। उसकी कही हुई बात को सुनकर पलक की आंखों में आंसुओं से झलकने लगे थे। वह रोए बिना अपना सिर ना में हिलाने लगी। वह उसे सच में नहीं देखना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वह जल्दी से वहां से खड़ी हुई और वह वहां से रोते हुए दूसरी तरफ भाग गई। यह देखकर अविनाश ने जल्दी से कहा, पलक रुको। फिर वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। तो आगे